हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आपके लिए क्लास 10th बायोलॉजी से इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। तो नियंत्रण और समन्वय चैप्टर को मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले बायोलॉजी के चैप्टर 4 तक यानी अध्याय 4 तक मैं कंप्लीट वीडियो बना दिया हूँ। जो भी उस से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, चैप्टर से रिलेटेड, उन सभी टॉपिकों पे मैं क्वेश्चन और आंसर के ज़रिए मैं उसको सॉल्यूशन करती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखेंगे नियंत्रण और समन्वय, ये जो चैप्टर है इसको हम लोग जानते हैं कि नियंत्रण का मतलब हम सब जानते हैं कि कंट्रोल करना। समन्वय मतलब कंट्रोल करने के लिए जो एक अंग दूसरे अंग से जो तालमेल रखता है, जो लगाव रखता है, उसी को हम लोग नियंत्रण और समन्वय के नाम दे सकते हैं, समझ सकते हैं। तो नियंत्रण और समन्वय के बारे में बहुत सारे पॉइंट हम लोग देखेंगे कि पौधों के अंदर जो है नियंत्रण और समन्वय के लिए कौन कौन से जो है हिस्से हैं और जंतुओं के अंदर कौन कौन से। इस तरीके से जो है बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। तो आते हैं और अध्याय 5 के फर्स्ट नंबर टॉपिक पे क्या कह रहा है क्वेश्चन देखेंगे। तो पौधों के अंदर नियंत्रण और समन्वय के लिए कुछ तो होगा, कोई खास अंग पाया जाता है या नहीं, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि पौधों के अंदर कोई ऐसा अंग पाया जाता है जो नियंत्रण तंत्र कहलाता है। तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं पाया जाता है? कि पौधों के अंदर कोई एक विशेष अंग नहीं है जिसके कारण पौधा के अंदर पत्ती, डाली और इसके जड़ को कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए। इसलिए उसको जो है हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि पौधों के अंदर कोई भी नियंत्रण अंग नहीं पाया जाता है। मनुष्य के अंदर नियंत्रण अंग पाया जाता है। जो मनुष्य के अंदर नियंत्रण अंग में कौन कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा, जिसको हम लोग नियंत्रण और तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मस्तिष्क का सबसे बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो ये मनुष्य का सबसे बड़ा नियंत्रण और समन्वय अंग है, जिसके कारण ब्रेन से ही मनुष्य के सभी अंग का कनेक्शन रहता है, उसी से सभी अंग को कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि पौधों के अंदर, आपके मन में होगा कि पौधों के अंदर वृद्धि प्रेरित के लिए प्राकृतिक के अनुराग कितने प्रकार के अनुवर्तन यहाँ पे होगा पाए जाते हैं। मतलब कहा गया कि जब पौधों के अंदर नियंत्रण के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता, तो फिर पौधों के अंदर वृद्धि प्रेरित करने के लिए प्रकृति के अनुराग के अनुसार कितने प्रकार के अनुवर्तन पाए जाते हैं। तो उत्तर में आप कहेंगे कि पौधों में बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। समझे? बाहरी उद्दीपन मतलब बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूर्य की प्रकाश संश्लेषण, मिट्टी से खनिज लवण, जल, इस सभी को ग्रहण करने की क्षमता पौधों के अंदर पाई जाती है। इसी अनुसार उसमें गति भी होती है, मतलब आवागमन के लिए उसके अंदर जो है गति भी होती है। अर्थात पौधों में ऐसी गति को ही हम लोग अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति कहते हैं। मतलब पौधों के अंदर जो बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करने की जो क्षमता पाई जाती है, चाहे भोजन बनाने के लिए हो या प्रकाश संश्लेषण के लिए जो विशेष प्रकार के सूर्य की प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन को लेने, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने, या कार्बन डाइऑक्साइड को लेने और ऑक्सीजन को छोड़ने की जो ज़रूरत पड़ती है, उन सभी विधि के द्वारा, ठीक है, उन सभी कामों के लिए एक पौधों के अंदर गति होती है। और पौधों में ये जो गति होती है, उसी गति को अनुवर्तनी या अनुवर्तन गति के नाम से जानते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पौधों में अनुवर्तनी गति? 4 प्रकार के होते हैं। और उन सभी 4 प्रकार की गतियों के द्वारा पौधों के अंदर जो होता है उसकी जो है उसका विस्तार होता है, उसका विकास होता है। पहला जो है प्रकाश अनुवर्तन। कहा गया कि पौधे जो होते हैं ना, प्रकाश के अनुसार क्या करते हैं कि अनुवर्तन, मतलब प्रकाश के अनुसार वो क्या करते हैं कि अपने शरीर के अंदर वृद्धि करते हैं। आप जब बुक खोलेंगे तो आप उसमें पिक्चर पे देखेंगे कि अगरचे पौधे को सूर्य की एक डब्बा के अंदर चारों दीवारी से बंद करके, मतलब जो एक मान लीजिए कि एक तेल का जो कैटून डब्बा आता है, उस डब्बा को अगरचे आप लेते हैं और उस डब्बा के नीचे एक पौधा को डालिए, जहाँ जिसके सीधे ऊपर जो है बंद होना चाहिए, और जिस रुख पे जो है कहते हैं कि पौधा नहीं है, उस तरफ पौधा के उस डब्बा के ऊपर खुला भाग छोड़िए। और फिर पौधा को जब देखेंगे
कि सूर्य की प्रकाश जो उस खुले भाग से होकर के पौधा के पास पड़ता है, तो पौधा की जो डालियाँ होंगी वह क्या करेगा कि सीधा ना जा करके वह जो है मुड़ करके जाएगा, प्रकाश की तरफ मुड़ करके आपको उस डब्बा से बाहर उसकी पत्तियां और उसकी शाखें निकलती हुई दिखाई देगी। तो इससे ये पता चला कि कभी भी प्रकाश अनुवर्तन, ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन का मतलब ये हुआ कि इस अनुवर्तन में पौधे के अंग जो होते हैं कभी भी प्रकाश की ओर क्या होता है, गति करता है, प्रकाश की ओर बढ़ने का काम करता है। इस अनुवर्तन को हम लोग प्रकाश अनुवर्तन के नाम से जानते हैं, जो पौधों के अंदर जो है वृद्धि का एक महत्वपूर्ण जो है ये अनुवर्तन कहलाता है। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है कि ये जो अनुवर्तन है इसमें पौधे के अंग जो होते हैं ना, वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करता है। पौधे के जो अंग होंगे वो क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण के दिशा में हमेशा क्या करेंगे, जो है ये गति करता रहता है। ठीक है, अब आगे जब देखेंगे कि तीसरा जो अनुवर्तन है जिसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अनुवर्तन, इस अनुवर्तन में पौधे की गति रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है। क्या होता है, इस अनुवर्तन में पौधे की जो गति होती है वो किस प्रकार से होती है, तो रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होती है। इसलिए जो है पौधों के अंदर पाई जाने वाली इस प्रकार की गति को रासायनिक अनुवर्तन गति, और पौधों के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, की दिशा में जो पौधे गति करते हैं, तो इसीलिए उसको जो है गुरुत्वानुवर्तन के नाम से जानते हैं। अब जलानुवर्तन का क्या मतलब है, तो पौधे के अंदर जो होता है जलानुवर्तन मतलब पौधे जो हमेशा होते हैं जल की तरफ, पौधे का अंग जो होगा हमेशा जल की ओर गति करता है, इसीलिए जलानुवर्तन कहलाएगा। मतलब जब पौधा जल की तरफ गति करेगा उसलिए उसको जलानुवर्तन के नाम से जानेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा, जब पौधा किसी कहते हैं रासायनिक उद्दीपनों के कहते हैं के द्वारा जब गति करेगा तो उसको रासायनिक अनुवर्तन के नाम जानेंगे। जब पौधा के अंग जो है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करेगा तो इसलिए गुरुत्वानुवर्तन के नाम से जानेंगे। और जब पौधा प्रकाश की दिशा में गति करेगा इसलिए उसको प्रकाश अनुवर्तन के नाम से जानेंगे। ये 4 प्रकार से जो है पौधों के अंदर जो है अनुवर्तनी गति पाई जाती है, जिसको मैंने बताया। लेकिन अनुवर्तनी गति क्या होती है, जिसकी वजह से पौधा क्या करता है, अपने बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका हो गया क्लियर। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि इस नियंत्रण और समन्वय से लेकर के रिलेटेड जो है एक और क्वेश्चन बनेगा कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं। मतलब पौधों के अंदर जो होता है हार्मोन होता है उसको हम किस नाम से और दूसरे नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर होगा कि पौधे की जो जैविक क्रियाएं होती हैं, पौधे की जो जैविक क्रियाओं के बीच जो तालमेल होता है, जो समन्वय तालमेल स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थों को ही हम लोग पादप हार्मोन के नाम से जानते हैं। मतलब वो पादप हार्मोन किसे कहते हैं, तो पौधे के अंदर जो जैविक क्रिया करने के लिए, ठीक है, जैविक क्रिया के लिए जो है के बीच जो है समन्वय स्थापित करने के लिए, तालमेल स्थापित करने के लिए जो हम रासायनिक पदार्थों की जो है मदद लेते हैं उसी को हम लोग पादप हार्मोन के नाम से जानते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। यहाँ पे की है, जहाँ पे को होगा, पदार्थों को क्या कहते हैं, पादप हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो ये नियंत्रण और समन्वय चैप्टर 5 का ये भी इम्पोर्टेंट तीसरा क्वेश्चन था। अब आगे देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन बनेगा कि वृद्धि नियंत्रक पदार्थ किसे कहते हैं, जिसके कारण वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। अगरचे पौधा के अंदर जब नियंत्रण तंत्र नहीं है विशेष प्रकार के, तो पौधों के अंदर जो वृद्धि होता है उसको फिर नियंत्रित कौन करता है। तो उसका आंसर होगा कि बहुत से कार्बोनिक जो पौधे से उत्पन्न नहीं हैं, यानी कि बहुत से ऐसे कार्बोनिक है जो पौधे से नहीं निकलते हैं लेकिन पादप हार्मोन की तरह काम करते हैं। कहा गया कि बहुत से कुछ ऐसे कहते हैं कार्बोनिक है, यानी दवाइयाँ हैं जो पौधों से नहीं उत्पन्न होती हैं लेकिन जो है पादप हार्मोन की तरह काम करता है। मतलब जो है पौधों के अंदर जो है वह ब्रेन की तरह काम करता है, जो उसको नियंत्रित करने के लिए काम करता है, इसीलिए उसे वृद्धि नियंत्रक पदार्थ के नाम जानते हैं। मतलब वैसी पदार्थ जो पौधों के अंदर वृद्धि करने में सहायक करता है, उस पदार्थ को हम लोग वृद्धि नियंत्रक पदार्थ के नाम से जानते हैं, जो कार्बोनिक होता है लेकिन पौधा से नहीं निकलता है। जैसे हम लोग जब क्या कहते हैं खेती करते हैं, तो खेती करने में जब वृद्धि जो है पौधों के अंदर, फसल के अंदर रुक जाती है तो हम लोग दवा डालते हैं, जैसे खाद में उर्वरक में हो जाएगा DAP, ठीक है, कीटनाशक दवा डालते हैं जिससे कीड़ा ख़त्म हो जाए, उसको कहते हैं उसे हम लोग पोटाश वगैरह के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी जो है वृद्धि नियंत्रक पदार्थ के नाम में से जो है जाना जाएगा। यूरिया हो गया, DAP हो गया, सल्फर हो गया,
ऑक्सीजन हो गया, ये सब जो भी पदार्थ है जो पौधे के अंदर जो है हम लोग उर्वरक और खाद के रूप में देते हैं, इस कारण उसके वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। अगर से वृद्धि नहीं कर रहा है तो उसको वृद्धि कराने के लिए देते हैं, अगर से उसके अंदर कीड़ा लग गया तो उस कीड़ा को समाप्त करने के लिए देते हैं। तो ये सब पदार्थ हम लोगों को क्या कहलाता है, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ के नाम से जानते हैं। आगे जब देखेंगे तो आगे आपको समझ में आएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि उसमें पूछा जाएगा कि रासायनिक संगठन तथा कार्यविधि के आधार पर हार्मोन कितने भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब रासायनिक संगठन और उसके कार्य के आधार पर जो है हार्मोन को जो है पौधों के अंदर कितने भागों में बांटा गया है। अगला वीडियो पाने के लिए मेरे इसका चैनल आंसर आपको मिलेगा कि रासायनिक कार्यविधि के आधार पर हार्मोन को 5 भागों में बांटा गया है। बने रहें।